हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मोमल मैगजीन का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान परिदृश्य के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश की किस झील के विकास व संरक्षण के लिए झील प्रबंधन एजेंसी का गठन कर देश की चौथी झील प्रबंधन एजेंसी बनी है? तो ये बनी है सांबर झील प्रबंधन एजेंसी। इससे पहले 3 राज्य और हैं, 3 झीलें और हैं जहाँ पर प्रबंधन एजेंसी बनी है। एक है चिल्का, दूसरी है EKW और तीसरी है लोकटक। लोकटक जो झील है वहाँ पर प्रबंधन एजेंसी बनी है। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में है। EKW कहाँ है? कोलकाता में है। और लोकटक जो झील है वो कहाँ है? मणिपुर में है। और ये सांबर झील प्रबंधन एजेंसी है वो कौन सी बनी है? वो 4थे नंबर की प्रबंधन एजेंसी बनी है, ठीक है। बात करें वर्तमान में जो राजस्थान की सांबर झील है वो रामसर साइट के रूप में भी है। दूसरी रामसर साइट है राजस्थान में, और पहली कौन सी है? केवलादेव है जो कि भरतपुर में है। तो ये दोनों रामसर साइट के रूप में चिन्हित की गई है। केवलादेव को 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट बनाया गया था और सांबर झील को 23 मार्च 1990 को जो है रामसर साइट में शामिल किया गया था। बात करें सांबर झील की, तो सांबर झील का एरिया जो है जयपुर के फुलेरा में, अजमेर और नागौर में फैला हुआ है। बात करें सांबर झील में जो आने वाली नदियां हैं, मेथा है, खारी है, खंडेला है और रूपनगढ़ है। ये 4 नदियां जो है इसमें सांबर झील में आती हैं। बात करें यहाँ पर दर्शनीय स्थलों की, तो यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर है, नालीसर मस्जिद है, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी है, और साथ ही यहाँ पर राजहंस जो फ्लेमिंगोज है वो आते हैं हर साल पे। और दादू दयाल ने अपने उपदेश दिए थे। और इस झील को नमक का अजायब घर कहा जाता है। बिजोले के शिलालेख के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। साथ ही इसमें जो नमक का उत्पादन होता है वो पूरे देश का 8.7% तक जो, यानी पूरे भारत का जो है 8.7% तक नमक ये उत्पादित करती है। और सांबर जो है, सांबर में जो देवयानी है, तीर्थों की नानी या देवयानी जिसे कहा जाता है, शाकंभरी माता का मंदिर है वहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर क्यार पद्धति के द्वारा जो है नमक तैयार किया जाता है और स्पाइरुला नाम का एक शैवाल पाया जाता है जिसमें 65% तक प्रोटीन होती है। खारे पानी को कम करने के लिए एक वनस्पति लगाई जाती है, स्वेडा फूटी व साल्वेडोरा नाम की वनस्पति लगाई जाती है। सांबर में हिंदुस्तान सॉल्ट जो कंपनी है उसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और ये सारी डिटेल है सांबर झील के बारे में। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 5वां स्थान है यूरेनियम उत्पादन में। बात करें यूरेनियम की, तो राजस्थान जो है देश का 5वां सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार वाला राज्य बना है। और इसी के साथ इससे पहले जो राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, झारखंड है और मेघालय है। और इनके बाद राजस्थान 5वां बड़ा यूरेनियम हब बनकर के सामने आया है। और राजस्थान के सीकर और उदयपुर में 14,295 टन से भी ज़्यादा यूरेनियम के भंडार मिल चुके हैं। देश में कुल बिजली जो है, कुल बिजली का जो उत्पादन है, परमाणु ऊर्जा की जो कुल बिजली में हिस्सेदारी है परमाणु ऊर्जा की उत्पादन की, तो 2020 और 21 के अकॉर्डिंग 3.1% जो बिजली है वो परमाणु ऊर्जा के तहत जो है उत्पादित की जाती है। प्रदेश में 2031 तक बनेगी 5280 मेगावाट की बिजली जो भी परमाणु ऊर्जा से बनेगी, ठीक है। बात करते हैं कि जो यूरेनियम है वो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है राजस्थान में? तो उमरा क्षेत्र, उदयपुर में, बांसवाड़ा, सीकर और डूंगरपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल से 660 मेगावाट की यूनिट से उत्पादन शुरू हो गया है। बात करें तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल
तापीय बिजली घर में 6 अक्टूबर 2021 को नया अध्याय जुड़ गया है और जिससे 660 मेगावाट की जो क्षमता है उसकी 8वीं यूनिट से जो है उत्पादन शुरू कर दिया गया है। बात करें सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट की तो ये श्रीगंगानगर में है। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी और इसे उत्पादन 1999 यानी कि 1 साल बाद उत्पादन शुरू कर दिया गया। इसकी जो क्षमता थी वो पहले इसमें 7 इकाइयाँ थी, लेकिन वर्तमान में जो है इसकी 8वीं यूनिट भी है जो पूर्ण कर दी गई है और जो है ये कोयले पर आधारित है। राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट है ये और राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ये याद रखना, इसके बारे में इम्पोर्टेंट है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब किस स्थान पर बनेगा, तो ये बनेगा किशनगढ़ अजमेर में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा स्थापित किए जा रहे 2000 मेगावाट के सोलर पार्क को अब जैसलमेर के बजाय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बीकानेर में किया जाएगा। बीकानेर की पूगल तहसील में जो है इसे स्थापित किया जाएगा, क्योंकि पहले ये जैसलमेर में प्रस्तावित था, यानी कि जैसलमेर में बनने वाला था, लेकिन अब इसे जैसलमेर की बजाय बीकानेर में स्थापित कर दिया गया है, क्योंकि ये जो गोडावण पक्षी है उस एरिया को प्रभावित कर रहा है, इसलिए उसे वहाँ से जो है स्थापित करके और बीकानेर में स्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 में स्टार्ट हुई थी ये योजना, और इस योजना में जो पहले राशि थी वो 3000 रुपये और 3500 रुपये दी जाती थी, लेकिन अभी जो बजट की घोषणा की गई थी तो उस बजट में कहा गया था कि इसमें 1000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी, और वो 1000 रुपये की बढ़ोतरी की जो राशि है वो 1 जनवरी 2022 से है जो देना स्टार्ट करेंगे। और ये राशि ऐसे ही नहीं दी जाएगी, ये राशि अब बेरोज़गारों को इंटर्नशिप करनी होगी इसके तहत, और कौशल प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा और फिर ये राशि दी जाएगी। पहले जो है ये राशि सीधे मिलती थी, लेकिन अब सीधे नहीं दी जाएगी, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी या तो आपको, या फिर कौशल प्रशिक्षण, ये कुछ सीखना पड़ेगा, और ये सरकार का कार्यक्रम होगा। और ये राशि पहले 60,000 लोगों को दी जाती थी, लेकिन अब जो ये राशि है वो 2 लाख लोगों को दी जाएगी, और इसमें 3 महीने तक का प्रशिक्षण होगा। उसमें आपको सिखाई जाएंगी, स्किल सिखाई जाएंगी, और उसके लिए कोई डिग्री या सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और ये जो है ये राज्य सरकार की युवा संबल योजना को फ्लैगशिप योजना में है जो शामिल कर दिया गया है। फ्लैगशिप योजनाएं कौन सी होती है जो कि सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, वो फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों, अधिकारियों को, पेंशनर्स को किस योजना के अंतर्गत 1 नवंबर 2021 में सभी अस्पतालों में कैशलेस उपचार सुविधा जो है शुरू की गई है, तो ये की गई है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत। जो है राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको, जो अधिकारी पेंशनर्स हैं उनको भी 1 नवंबर 2021 से सभी हॉस्पिटल्स में कैशलेस उपचार दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो है जो कर्मचारी हैं उनके पारिवारिक सदस्यों को इलाज के लिए 20,000 रुपये तक की जो है OPD दी जाएगी, और 5 लाख रुपए तक का जो इंडोर ट्रीटमेंट है वो किया जा सकेगा इसके तहत, और साथ ही गंभीर बीमारी के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए की जो है कैशलेस बीमा जो सुविधा है वो प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए किस बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है, तो ये की है DBT सलाहकार बोर्ड को। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सलाहकार बोर्ड को जो है गठन को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 4 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार के द्वारा गठित किए गए अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास कोष से संबंधित कार्य है वो है छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का आधुनिकीकरण करना जो है इसका कार्य है। और साथ ही वाल्मीकि कोष है वो भी SC और OBC विकास की कोष की गठन की स्वीकृति देने के अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि समाज के बच्चों एवं युवाओं को आगे बढ़ाने हेतु उचित अवसर उपलब्ध करवाने के लिए जो है वाल्मीकि कोष का गठन किया है। उससे 5.57 करोड़ रुपए के व्यय करने की मंजूरी भी दे दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में निवासरत स्ट्रीट वेंडर्स व बेरोजगार युवा 50,000 रुपये तक का बिना ब्याज लोन प्राप्त कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत स्पेशल पर्पस व्हीकल के संचालन के लिए 4 अक्टूबर 2021 को किस कॉरपोरेशन के गठन पर केंद्र और राज्य के बीच MOU हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि रिडको के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच MOU हुआ है। अब इसमें आपको सिर्फ इस संस्था का नाम याद रखना है और इसमें राज्य की और केंद्र की कितनी भागीदारी है वो याद रखनी है, बस बात ख़त्म। इसमें राज्य का जो शेयर होगा वो 51% होगा और केंद्र का जो हिस्सेदारी होगी वो 49% होगी। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि केंद्र को तो बहुत सारे राज्यों को देना होता है तो इसलिए वो कम देगा और राज्य एक अकेला है खुद के लिए तो वो ज़्यादा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन किन तिथियों में प्रस्तावित है? तो यह है 24 और 25 जनवरी 2022 को। इसकी थीम भी याद रखनी है आपको, कमिटेड डिलीवर्ड इसकी थीम रखी गई है और साथ ही इन्वेस्ट राजस्थान की तर्ज पे ही इन सम्मेलनों का जो नाम है वो इन्वेस्ट जोधपुर और इन्वेस्ट भरतपुर आदि भी हो सकता है। और 5 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए MOU लेकर के ज़मीन खरीदने तक की प्रक्रिया यहीं पर तय कर ली जाएगी इस समिट में ही। और वर्ष 2015 में ऐसा ही निवेश हेतु रिसर्जेट राजस्थान समिट है उसका आयोजन किया गया था। उसके तहत 3.38 लाख करोड़ रुपए का 470 MOU किया गया था। इन्वेस्ट राजस्थान समिट सीतापुरा जयपुर में स्थित जयपुर एक्सीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा। कहाँ होगा? जयपुर एक्सीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा। और समिट के प्रचार प्रसार के इसका प्रचार करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा वर्चुअल वेबिनार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आदि कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 12 से 18 नवंबर तक दुबई में आयोजित दुबई में जो एक्सपो हुआ था उसमें भी इन्वेस्ट राजस्थान को प्रचारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जिला स्तरीय पर्यटन राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई नई राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 2021 के प्रावधानों के तहत जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पारिस्थितिकी पर्यटन कमेटी का गठन अक्टूबर 2021 में किया गया है। स्थायी समिति की 3 माह में एक बैठक आयोजित की जाएगी और समिति में सम्मिलित विभाग हैं और इस समिति में पर्यटन विभाग, जनजातीय क्षेत्र विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग और वन विभाग शामिल है। समिति के कार्य हैं राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य की जैव विविधता का अन्वेषण करने के लिए जिलों में गठित पर्यटन कमेटी के द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाएगी और इस योजना को वित्तीय प्रावधान हेतु वन विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांगों को पदोन्नति में भी 4% आरक्षण का लाभ, यानी कि राज्य सरकार ने सीधी भर्ती परीक्षाओं के साथ ही पदोन्नति में भी 4% का आरक्षण दिया है दिव्यांगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि TCAM क्या है? ये उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में रेलवे ट्रेनों के बेहतर संचालन और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार तकनीक विकसित कर रहा है और इसी कड़ी में रेलवे ने स्वदेशी तकनीक विकसित करके ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस यानी कि TCAM सिस्टम को मंजूरी दी है, जिसके तहत रेलवे पर रेड सिग्नल को पार न करने, अनुमत गति से अधिक गति से ट्रेन न चलाने और आमने सामने होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बचाव प्रणाली के लिए जोन में TCAS विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली डोज का 100% टीका लगवाने वाला प्रतापगढ़ पहला जिला बन गया है। बस आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कोरोना की जो वैक्सीन थी उसकी पहली डोज 100% प्रतापगढ़ ज़िले में लग चुकी है।
और ये संक्षिप्त खबरें हैं, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, इतनी कोई इम्पोर्टेंट है नहीं है, ठीक है। जोधपुर जिले के फलोदी उपखंड में स्थित खीचन गांव में इस वर्ष प्रवासी पक्षी कुर्जा का समय से पूर्वी आगमन हुआ। ये पक्षी कजाकिस्तान व मंगोलिया से उड़ान भर करके भोजन की तलाश में खीचन पहुंचते हैं। दूसरा है कि 2 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर के रायका बाग रेलवे स्टेशन के लिए भवन का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर रेलवे मंत्री ने जयपुर सहित देश के 8 रेलवे स्टेशनों को विकसित करने की भी घोषणा की है। तीसरा है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में बदलाव किया गया है। अब सर्वेक्षण 6000 अंकों के बजाय जो है 7500 अंकों का होगा और इसमें सर्विस लेवल प्रोग्रेस यानी कि 3000 अंकों की, सिटीजन वाइज 2250 अंकों की और सर्टिफिकेशन जो है 2250 अंकों का होगा। अब सिटीजन फीडबैक जो है 1 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक होगा। राजधानी जयपुर को वर्ष 2019 में 44वां स्थान मिला था स्वच्छ भारत मिशन में और 2020 में 28वां स्थान मिला था। 1 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर जो है चौपाटी के प्रताप नगर व मानसरोवर फूड कोर्ट का जो है शुभारंभ किया है। देश में स्थापित होने जा रहे 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में से एक पार्क जोधपुर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ये तो इम्पोर्टेंट है, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार के पास लंबित है। रिको के द्वारा जुलाई 2020 में भेजे गए पत्र में जोधपुर के बोरानाड़ा में 233 एकड़ क्षेत्र में ये पार्क जो है स्थापित करने की सहमति पत्र केंद्र को भेजा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी खादी संस्थानों में खादी उत्पादों की बिक्री पर 1 वर्ष तक 50% की छूट देने की घोषणा की है। गहलोत की इस घोषणा से खादी संस्थाओं का सशक्तिकरण हो सकेगा और इनसे जुड़े बुनकरों, दस्तकारों आदि को जो है संबल मिलेगा। नेक्स्ट इसमें कि अब प्रदेश में 21 जो श्रेणी है उनके दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित अन्य सामाजिक योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सभी 21 श्रेणी के दिव्यांगजनों को शामिल करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट इसमें कि 2 अक्टूबर 2021 को राज्य में प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की शुरुआत की हुई थी और इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभियान की मार्गदर्शिका और भवन विनियम जो है कंपेडियम का भी विमोचन किया। साथ ही आवासन मंडल के एक ऐप की लॉन्चिंग और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी पंकज शर्मा को कार्ड वितरित किए गए। और ये याद रखना कि इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है उसका प्रथम जो लाभार्थी है पंकज शर्मा को जो है कार्ड दिया गया है। देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का पुनर्गठन होगा, ठीक है, और इसके लिए तय किए गए मापदंडों के अनुसार दिल्ली के केंद्र बिंदु से 100 किलोमीटर की परिधि और इस परिधि में किसी तहसील का 50% या इससे अधिक क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। इस मापदंड के तहत अलवर और भरतपुर जिले के ग्रामीण इलाकों का बड़ा हिस्सा बाहर हो जाएगा और वर्ष 2015 में भरतपुर को एनसीआर में शामिल किया गया था। राज्य सरकार ने इसका विरोध किया है। 15 अक्टूबर 2021 को राजस्व दिवस मनाया गया, ठीक है, 15 अक्टूबर 2021 को राजस्व दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत जो है 2020 से हुई थी। नेक्स्ट है कि इसमें 33 जिला मुख्यालयों पर स्थित होंगे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पहली बार प्री प्राइमरी कक्षाएं अंग्रेजी माध्यम में शुरू हुई हैं और ऐसी शुरुआत करने वाला राजस्थान जो है राजस्थान पहला राज्य बना है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, सिर्फ आपको एक शेयर करना है, एक लाइक करना है, बात खत्म, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।